व्यूवर्स क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, पहले जो ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, इसके 8 काइंड्स हैं, तो हम इसके पहले काइंड को डिस्कस करेंगे, इम्पेरेटिव लॉ और पॉजिटिव लॉ। तो बेसिकली मैं आपको ये बताता चलूँ, इम्पेरेटिव किसे कहते हैं? इम्पेरेटिव कहते हैं हुक्मिया, हुक्म देना किसी चीज़ की। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऐसा ये भी वही से निकला इम्पेरेटिव, मतलब किसी चीज़ को हुक्म देना। लॉ क्या करता है? किसी चीज़ को, एक कमांड है, वो क्या करता है? किसी भी आदमी को हुक्म देता है, हुक्म जारी करता है। तो इम्पेरेटिव लॉ मतलब क्या है? हुक्म देना। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में वो क्या कहता है? जनरल रूल ऑफ एक्शन इम्पोज्ड बाय सम अथॉरिटी इन्फोर्स्ड बाय फिजिकल फोर्स और कंपल्शन। ये ऐसी अथॉरिटी है, किसी कोई सुप्रीम अथॉरिटी होती है, कोई बंदा होता है, मतलब जो आला ओहदे पर फाइज होता है, वो भी किसी भी बंदे को मतलब क्या करता है? ओहदा देता है या किसी को हुक्म देता है, कमांड जारी करता है, ये आपने काम करना है। हुक्म सादर करना किसे कहते हैं? इम्पेरेटिव लॉ। अच्छा, वो फिर किस तरीके से? बाय फिजिकल फोर्स और कंपल्शन, मतलब किसी ज़बरदस्ती तरीके से या जिस्मानी तौर पर, फिजिकली फोर्स के तौर पर उसको इम्प्लीमेंट करवाना। उसको फिर मीनिंग है, मीनिंग ऑफ इम्पेरेटिव लॉ, इसका क्या मतलब? अ कमांड, रूल और ड्यूटी। कमांड मतलब किसको हुक्म जारी करना, या उसके दूसरे बंदे जब कोई हुक्म देता है, दूसरे बंदे की क्या होती है? उसको ड्यूटी होती है कि वो उसके ऊपर बाउंड हो जाता है उस काम करने को। इसके हम डेफिनेशन पे करेंगे। डेफिनेशन में क्या है? बेसिकली ये हम उसके जनरल रूल ऑफ एक्शन इम्पोज्ड बाय सम अथॉरिटी इन्फोर्स्ड बाय फिजिकल फोर्स और कंपल्शन, ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन भी है। इसका मतलब तो वाज़ेह है, जैसा आपको पता चल रहा है, जनरल रूल ऑफ एक्शन। कोई भी जनरल रूल मतलब आम रूल, जो बंदा सुप्रीम है वो किसी को ऑर्डर देता है, हुक्म जारी करता है कि ये काम आपने करना है, तो वो इस बेसिकली दूसरा बंदा बाउंड हो जाता है। इसकी डेफिनेशन में ये वाली डेफिनेशन हम इसको लिख देंगे, इंट्रोडक्शन वाली। इसके बाद फिर इसका ओरिजिन है। ओरिजिन इसका मतलब ये इम्पेरेटिव लॉ कहाँ से शुरू हुआ? ये 15th सेंचुरी से ये शुरू हुआ था। अच्छा, इसके चीफ एडवोकेट ऑफ इम्पेरेटिव लॉ ये कौन है? ये अमेरिकन फिलोसफर था जॉन ऑस्टन। उसने इसकी पहली थ्योरी दी थी कि इम्पेरेटिव लॉ क्या है, उसके बारे में उसने डिस्कस किया था। अच्छा, तो इसके बाद में अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसके फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब काइंड्स हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक थे 3। पहली क्या है? मस्ट बी जनरल रूल। अच्छा, जनरल रूल होना चाहिए इसके कैरेक्टरिस्टिक में। मस्ट बी सम अथॉरिटी, के किसी के पीछे कोई भी मतलब एक सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई आला ओहदे पर फाइज बंदा होना चाहिए जो ये कमांड देगा किसी को। इन्फोर्स बाय फिजिकल फोर्स, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एक उसकी ताकत होगी, फिजिकल फोर्स वो यूज करेगा इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन में हम ये 3 रूल जो दिए हुए हैं ना, इनको डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन। उसके बाद फिर इसके काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ इम्पेरेटिव लॉ। 3 काइंड्स हैं इसकी, डिवाइन लॉ, सिविल लॉ और इंटरनेशनल लॉ। अब डिवाइन लॉ क्या होता है? डिवाइन लॉ ऐसे लॉ होते हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से दिए जाए और उनकी सज़ा भी अल्लाह ताला खुद दे। वो भी तो एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो मतलब कुरान मजीद में अब जो भी कानून दिए गए हैं किसकी तरफ से? अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए हैं ना, तो उनकी सज़ा भी दी हुई है। जैसे कोई बंदा किसी की शिर्क करता है, शिर्क की सज़ा दी गई है। शिर्क मतलब जो करता है इंसान, वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसी तरीके मतलब इसकी एक एग्जाम्पल है। उसके बाद सिविल लॉ है। सिविल लॉ मतलब क्या है? ये हमारी सोसाइटी में जितने भी क्रिमिनल एक्ट के अलावा जो भी लॉज हैं वो बेसिकली किस में आ जाते हैं? सिविल लॉ में आ जाते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ क्या होता है कि व्हेन 2 स्टेट्स इंटरलिंक विद ईच अदर विद देयर म्यूचुअल रिलेशन, 2 स्टेट्स के आपस के ताल्लुकात जो है उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लॉ में वो आ जाता है। और फिर स्टेट्स के ताल्लुक, 2 स्टेट्स जब आपस में मतलब उनके इंटरनेशनल रिलेशन हो जाएं, वो बेसिकली किसी और चीज़ पे मतलब ट्रेड के बारे में हो जा सकते हैं या इकोनॉमिक सैंक्शंस, उसके बाद फिर वार्स पे, इस तरह से मतलब ये इस पे आ जाता है इंटरनेशनल लॉ में। अच्छा, फिर इसके फिर ये जो इम्पेरेटिव लॉ है उनकी फिर सैंक्शन और पनिशमेंट बेसिकली एक ही चीज़ है कि जो बंदा ये कमांड या अथॉरिटी को फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे या पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद फिर इसका लास्ट में हमें लिखना है कंक्लूजन। अच्छा, ये बेसिकली क्या है? एक पूरा सवाल है, मतलब ये जब पेपर में आ जाए ना क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, तो उसमें फिर सब मतलब पार्ट्स दिए होते हैं, भाई ए पार्ट, बी पार्ट। ये मतलब एक पार्ट के तौर पर अगर पेपर में आ जाएगा तो
ایک پارٹ کے طور پر آئے گا، اے پارٹ میں آ جائے یا بی پارٹ میں. یہ نہیں ہوگا کلاسیفیکیشن آف لا انہوں نے سوال دیا ہو پورا تو اس کے پھر آرگومنٹ لکھیں گے، ایسے نہیں ہوگا، مطلب یہ کافی لینتھی ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ پھر اس کو ہم نے علیحدہ علیحدہ ڈسکس کیا ہے تاکہ اگر پیپر میں آ جائے تو یہ، اگر پیپر میں یہ سوال آ جاتا ہے تو یہ ایک اسکیچ دیا ہوا ہے آپ کو، مطلب اس میں پھر آپ نے ایکسپلینیشن خود کرنی ہے، جنرل رول کے بارے میں خود لکھ لینا ہے، سم اتھارٹیز، ڈیوائن لا کے بارے میں یہ اسکیچ دیا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ نے ایڈ خود کرنا ہے بعد میں پیپر میں نا. یہ اس کی پھر ہیڈنگ جو مطلب 10 ہیڈنگ میں نے ادھر بنائی ہیں، آپ نے مطلب جتنا آپ ہیڈنگز بنائیں گے آپ کو اتنا نمبر ملیں گے. تو آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا ہے، تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.